चलिए, जय हिंद। आप सबका स्वागत है। ये जो आपका जो क्लास है, ये क्लास 12 का समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, इसको हम पढ़ने वाले हैं। शीत युद्ध का दौर अध्याय 1, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। जो भी बोर्ड पर लिखा जाएगा उसको नोट्स में रखना है। देखिए, शीत युद्ध का दौर अगर आपको समझना है, यानी इस चैप्टर अध्याय 1 को समझना है, तो इसको हम पॉइंट्स में समझेंगे। देखिए, पहला है शीत युद्ध का दौर में परिचय को समझेंगे। उसके बाद क्यूबा का मिसाइल संकट, फिर शीत युद्ध क्या है, फिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध का घटनाक्रम, दो ध्रुवीयता को चुनौती गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, इसको जो है हम यहाँ पर समझेंगे। आपको इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझाया जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे ये अध्याय आपका चलने वाला है। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। मैं ज़रा इसको मिटा लेता हूँ। देखिए, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं फ़ोन के PDF से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो है मेरी बातों को सुनना है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखवा दूँगा, जिसे आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, परिचय देखते हैं। परिचय क्या बोल रहा है? यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पाठ्यिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। देखिए, अगर इसको छोड़े तो समझिए परिचय क्या है। शीत युद्ध का दौर, तो शीत युद्ध का दौर कब स्टार्ट हुआ, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ये आप सबको पता है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको उतारना भी है कॉपी में। देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में। 1945 ये जो आपका 1945 का जो समय है, यानी इसके बाद का, उसके 1945 के बाद का समय शीत युद्ध का समय है। शीत युद्ध का समय है। शीत युद्ध का समय ये क्यों है, इसके बारे में चर्चा की जानी है कि शीत युद्ध का दौर क्यों है ये। अगर कहा जाए कि शीत युद्ध कब तक था, कब से कब तक था, शीत युद्ध 45 से 1991 तक चला। ये 1945 से 1991 तक चला, इसके बारे में हम समझेंगे। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उसका जो सबसे, आप सबको शायद पता भी होगा, जो सबसे जो आपका उसमें जो रक्त रंजित वाला जो हुआ था, वो था आपका जापान पे परमाणु बम का हमला। जापान आपको पता है, जापान एक देश है। जापान में, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर परमाणु बम गिराया गया था। ये सब आपको उतारना भी है। जापान के शहर, दो शहर, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पे कब उतरा भाई? तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 45। नागासाकी पे कब उतरा? 9 अगस्त 45। इसी दोनों डेट में आपका जो है जापान के दो शहर पे परमाणु बम गिराया गया था, और इसी से आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म भी हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ किस किस के बीच था। अच्छा, इसको समझ लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं इसको हम। आपने उतार लिया है, अगर नहीं उतारा तो मैं साइड हटता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, जो आपका जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ,
दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 39-45, इसमें कौन कौन लड़ रहे थे? तो इसमें दो गुट थे, यानी दो समूह थे। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। दो गुट थे, दो समूह थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका है और कौन है? सोवियत संघ है, सोवियत संघ है, फ्रांस है, फ्रांस है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? तो धुरी राष्ट्र में देख लीजिए, इटली है, जर्मनी है और जापान है, जापान है। देखिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध। और इसमें जो है आपका मित्र राष्ट्र जीता। आपको पता है अमेरिका ने बम गिराया था और स्वाभाविक है अमेरिका ने बम गिरा के ही दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त किया था। धुरी राष्ट्र हार चुके थे, मित्र राष्ट्र जीत चुके थे। और ये जो युद्ध है आपका, ये जो युद्ध है ये काफ़ी विध्वंस रहा। देखिए पहला विश्व युद्ध, इसमें हानि तो हुई, इसमें हानि हुई। दूसरा विश्व युद्ध, ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा हानि रही, अधिक हानि रही, इसमें ज़्यादा जनसंहार हुआ। तो अब दूसरे दो विश्व युद्ध हो चुके थे और तीसरा विश्व युद्ध की संभावना थी, यानी समझिए तीसरे विश्व युद्ध की संभावना थी, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो इसी को हम समझते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे टला, इसको हम समझते हैं शीत युद्ध के दौर में। उतारना है, उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब मैं जो है बुक से पढ़ाऊँगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देखिए, नहीं तो आप मेरे लेक्चर को सुनिए ढंग से, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखवाने वाला तो हूँ। तो शुरू करते हैं। परिचय मैंने दे दिया है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए इस अध्याय की जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट से। क्यूबा का मिसाइल संकट, इससे हम इस अध्याय की स्टार्ट करने वाले हैं, शीत युद्ध के दौर का। अच्छा, शीत युद्ध क्या है इसको अगर समझना है तो समझिए, ऐसा युद्ध जो होने की संभावना थी लेकिन हुई नहीं, जो होने की संभावना थी लेकिन हुई नहीं, वो युद्ध ठंडी रही। थोड़े मनमुटाव हुए लेकिन युद्ध नहीं हुआ, मतलब विध्वंसक युद्ध नहीं हुआ, और वो ठंडी रही, इसलिए इसको हम ठंडी, तो इसको शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्यूबा का मिसाइल संकट से इसको हम समझते हैं कि शीत युद्ध, देखिए ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट है ये शीत युद्ध का चरम पर था, यानी ऐसा लग रहा था कि इस घटना से, इस संकट की घटना में युद्ध होकर रहेगा, यानी तीसरा विश्व युद्ध तो होकर रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या हुआ। मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूँ, जो बच्चे नोट्स नहीं उतार रहे हैं वो नोट्स बनाइए, परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो परीक्षा में आपको कठिनाई आएगी। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तब तो भाई समझिए कि राजनीति क्या है। चलिए देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट मैं रीडिंग कर रहा हूँ, और रीडिंग से ही आपको मैं समझाते हुए चलूँगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उसको यहाँ पे ज़रूर लिखवाऊँगा कि क्यूबा में जैसे क्या इम्पोर्टेंट है उसको मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। अच्छा, क्यूबा का जो राष्ट्रपति है कौन है? क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है उस समय में? 61 में, 1961 में, 1961 क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? फिदेल कास्त्रो। अच्छा समझिए इसमें क्या है, सोवियत संघ के नेताओं को। अच्छा, सोवियत संघ क्या है सर? तो देखिए कई सारे देश मिलकर सोवियत संघ बनाते हैं, गणराज्य बनता है, सोवियत गणराज्य बनता है। इसमें टोटल 16 देश आते हैं, जो हम आगे की चर्चाओं में
पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है केवल इसको ही समझने वाले हैं। देखिए, हाँ, तो 1961 में आपका जो सोवियत संघ के जो नेता थे, उनको यह चिंता सता रही थी कि क्यूबा पर जो है अमेरिका हमला कर देगा। क्यूबा पर जो है अमेरिका साम्यवादी, अच्छा देखिए, साम्यवादियों द्वारा शासित, साम्यवादी, अच्छा दो हैं, दो व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है? दो व्यवस्था है। एक है पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी है साम्यवादी व्यवस्था। सर ये क्या है और ये क्या है? तो साधारण रूप में समझिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इतना विध्वंस हुआ था कि उसमें दो ही महाशक्ति उभर के आई थी। अब देखिए, मित्र राष्ट्र में मैंने पढ़ाया, मित्र राष्ट्र में जो जीती, मित्र राष्ट्र जीती, तो दो हैं, दो महाशक्ति कौन कौन हुआ? तो एक अमेरिका हुआ और एक हुआ सोवियत संघ, एक हुआ सोवियत संघ। तो देखिए, यूरोप जो है, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो यूरोप के इलाके में हुआ था। तो उस विश्व युद्ध के कारण यूरोप जो है ध्वस्त हो गया था, यानी यूरोप का जो राजनीतिक ढांचा कहिए वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आपके जो ये महाशक्ति हैं, ये जो है दो गुट में बट गए। कितने गुट में बट गए? दो गुट में बट गए। और इन्हीं दो महाशक्तियों के जो ये विश्व को जो दो भागों में बांटने का जो ये आया दबदबा जो इन्होंने बनाया है, इसी में आपके पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था किसने अपनाई? तो पूंजीवादी व्यवस्था है जो अमेरिकी गुट ने अपनाई, यानी अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और उसमें गुट में जो शामिल देश थे उनमें वो भी अपनाया गया। साम्यवादी, सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था पे चलता था और उसके जो अंदर गुट आए वो भी आपके साम्यवादी व्यवस्था को ही अपनाए। चलिए आगे देखते हैं। तो जो साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा, अच्छा क्यूबा पर किसका शासन स्थापित हो चुका है? तो सोवियत संघ। क्यूबा किस में शामिल है? सोवियत संघ में शामिल है। और क्यूबा जो आपका जो ये है, क्यूबा का जो नाम आप में इसमें जो पढ़ रहे हैं, क्यूबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों आ गया है इसको समझना है, क्योंकि क्यूबा जो है सर आपका अमेरिकी महाद्वीप से नज़दीकी द्वीप है। अमेरिकी महाद्वीप से नज़दीकी द्वीप एक क्यूबा है जो आपका सोवियत संघ में शामिल है। आगे देखते हैं। क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ के कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। देखिए, और क्यूबा को वित्तीय सहायता और कूटनीतिक सहायता कौन देता है? तो सोवियत संघ देता है। अच्छा, वित्तीय सहायता मतलब समझ रहे हैं? वित्तीय सहायता का मतलब है पैसे से संबंधित सहायता। आगे देखते हैं। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा के परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु बम तैनात कर दिए। इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। जो सोवियत संघ के जो नेता हैं उनका नाम क्या है? निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने क्यूबा में, अच्छा क्यूबा आपको पता है सोवियत संघ में शामिल है, तो क्यूबा पर जो है वो सैनिक अड्डे के रूप में उसको बदलने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया? वहाँ पर परमाणु बम तैनात कर दिया। कब किया भाई? 1962 में। और चिंता कब थी? 1961 में। देख लीजिए। तो अब समझिए, अब क्यूबा किसके अंतर्गत है? तो क्यूबा जो है आपका सोवियत संघ के अंतर्गत है। और अमेरिका कैसे चुप रहता कि उसका नज़दीकी कोई द्वीप जो है सोवियत संघ में शामिल है, तो कोई हमला न कर दे, इसके लिए 1962 में परमाणु बम तैनात कर दिया सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव ने। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। अच्छा, किताब अगर आपके पास है तो किताब में देखते हुए पढ़िए और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको उतारिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा लिखा रहेगा और आपको मैं पढ़ाते चला जाऊँगा। मेरे पास सिर्फ ये नॉर्मल बोर्ड है और इसी बोर्ड से आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। अच्छा, अमेरिका किसके निशाने में आ गया? तो सोवियत संघ के निशाने में आ गया। सोवियत संघ जो है अब सीधे अमेरिका पे अगर युद्ध होता है तो उसके ज़्यादा ठिकानों पर हमला बोल सकता है।
इस कारण से अमेरिका को चिंता सता रही है और इसलिए वो क्या करता देखते हैं, आगे देखिए। सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी, यानी 21 दिन बाद। 21 दिन बाद, यानी जो देखिए क्यूबा में परमाणु बम तैनात हो गई है, इस घटना की खबर अमेरिका को कब लगी? तो 3 हफ्ते, यानी उसके जब परमाणु बम तैनात कर दी गई उसके 3 हफ्ते बाद इसको खबर लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 1960 के दशक के, 1960 कह रहे हैं, 1970 के दशक के, 1970 के दशक के अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? परमाणु युद्ध शुरू होने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और शीत युद्ध ही वही है कि युद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो युद्ध असल में नहीं हुआ था। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे टल गया और क्यों टला, इसके बारे में आप समझेंगे इसी शीत युद्ध के दौर में। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखिए, तैनाती करने के बाद अमेरिका जो है क्यूबा पर हमला नहीं बोल सकता था, उस पर अपना दबदबा स्थापित नहीं कर सकता था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे क्या हो जाए, परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों के पास बहुत परमाणु बम है। आप सबको पता होगा कि सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद उसका जो मुख्य जो चेहरा था वो रूस था और इसमें तो अमेरिका ही था। इन दोनों के पास जो है परमाणु बम बहुत बड़ी मात्रा में है और ये दोनों अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ते हैं तो इतना विध्वंस होगा कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आगे। तो लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। यानी समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि जो सोवियत संघ के नेता जो ख्रुश्चेव हैं वो क्यूबा से परमाणु मिसाइल और बम हटा ले। वो ये जरूर चाहता है, वो इसके लिए क्या है, दृढ़ है, बिल्कुल गंभीर है। आगे देखते हैं। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाता है 2 नंबर 3 नंबर में कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। अपने शब्दों में दीजिए, बना के दीजिए, अगर दे सकते हैं अच्छे से इसको करके आइएगा। देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट साधारण रूप में क्या था? तो निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में जो 1962 में परमाणु बम तैनात कर दिए, इसकी भनक अमेरिका को जब लगी तो उसने इस बात के लिए जो सोवियत संघ जो है वहाँ से बम हटा ले, इसकी गंभीरता को जाहिर करने के लिए अपनी जंगी भेड़ों को क्या किया, आगे कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर क्या होगा, युद्ध होगा, क्योंकि सोवियत संघ के भी जंगी बेड़े सामने हैं और मिसाइलें भी हैं और यहाँ पर अमेरिका ने भी अपनी जंगी बेड़े भेज दिए हैं। तो ऐसा लगा कि युद्ध होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ। चलिए, तो ऐसा लग रहा था युद्ध होके रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। देखिए, ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। दोनों पक्ष क्या किए, युद्ध नहीं चाहते थे। अच्छा समझिए, दोनों पक्ष युद्ध क्यों नहीं चाहते थे। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने उतार लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। समझिए, अमेरिका, सोवियत संघ, ये दोनों युद्ध क्यों नहीं करेंगे? जानते हैं क्या? जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध इन दोनों ने साथ में लड़ा है। इनको पता है कि विश्व युद्ध अगर शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा। तो दोनों पक्ष ये जानते हैं कि विश्व युद्ध की क्या परिणति होगी, क्या परिणाम होंगे।
इसलिए ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही तीसरे विश्व युद्ध से किसी भी हालत में बचना चाहते हैं। हाँ, इनका कुछ मुठभेड़ हुआ था, कई जगह टकराव हुई थी, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं आई थी। यानी तीसरा विश्व युद्ध जो है वो किसी भी हालत में नहीं हुआ। इसी को शीत युद्ध में समझते हैं। शीत युद्ध का युद्ध यही है, यानी युद्ध होने की संभावना थी लेकिन युद्ध ठंडी रही, उसकी जो युद्ध की जो संभावना थी वो ठंडी रही, इस कारण से इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या हुआ। देखिए, अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यानी ऐसा लग रहा था कि उसी क्यूबा में युद्ध तो होकर रहेगा, लेकिन युद्ध चरम पर था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए उसको चरम बिंदु कहा गया है। चलिए, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, मैं फिर से एक बार आराम से बोलता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच, आपको मैंने बता दिया है, मैंने ये बता दिया है कि दो गुट बट गए थे। अच्छा, गुट क्या थे ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये रहा रूस, या मान लीजिए ये पूरा सोवियत संघ है, ये मान लीजिए पूरा अमेरिका है, अमेरिका है। आपको पता, अगर वर्ल्ड मैप आपने अगर देखा होगा तो ये पूरा एशिया के ऊपर सोवियत संघ है। एशिया के उत्तर में सोवियत संघ है, सबसे ऊपर सोवियत संघ, रूस, उसके नीचे सोवियत संघ। इधर आपका यूरोप है, इधर आपका क्या है? यूरोप है। इधर आपका मध्य एशिया है, इधर आपका मध्य एशिया, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, और ये सब तो आपका पानी है, इधर पानी है। तो ये जो यूरोप था, ये आप समझिए, अगर कभी भी आप मैप देखिएगा तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है, और सीधे हाथ वाला, ये जो मेरा हाथ है सीधा हाथ है, इधर वाला हिस्सा पूरब होता है और उल्टे वाला हाथ पश्चिम होता है। तो इस हिसाब से ये वाला आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। यूरोप है, ये यूरोप है आपका, ये यूरोप है। तो पूर्वी हिस्सा जो है, जो यूरोप का पूर्वी हिस्सा है, वो सोवियत संघ में चला गया। उसी को यूएसएसआर बोलते हैं, सोवियत संघ को यूएसएसआर बोलते हैं। ये आपका पूर्वी में चला गया और पश्चिमी हिस्सा जो है आपका अमेरिका में चला गया। तो ये जो आपकी ये पहली दुनिया हो गई और ये आपकी दूसरी दुनिया हो गई। आगे आप समझेंगे इसके बारे में और अच्छे से। तो ये दो गुट आपके बट गए हैं, आप इसको समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम। हाँ, तो अमेरिका तथा इनके साथी देश, यानी अमेरिका और जो उसके गुट में शामिल थे, जो देश शामिल थे, उसी को साथी देश कहा जा रहा है, के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे युद्ध से बच गई। यानी मैंने पहले बता दिया था आपको कि कुछ जगह टकराव की स्थिति आई थी, आगे समझाया जाएगा कि कहाँ कहाँ ये हुआ था, लेकिन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध से बची रही, दुनिया उस चीज़ से बची रही। चलिए, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। मैंने आपको फिर बताया था विचारधारा क्या थी, तो एक पूंजीवादी विचारधारा थी और एक साम्यवादी विचारधारा थी। तो दोनों गुट मैंने पहले आपको समझा भी दिया था, अगर आपको याद हो। अमेरिकी गुट ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, सोवियत संघ के गुट ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। तो इस स्थिति में दो तरह का युद्ध था। एक युद्ध तो आप समझ गए महाशक्ति बनने की थी, एक युद्ध, एक जो आपकी जो टकराव थी वो क्या थी, महाशक्ति बनने की थी। यानी कौन कितने देशों पर अपना दबदबा स्थापित कर पाता है, जो ज़्यादा कर लेगा वो महाशक्ति बन जाएगा। यहाँ पर तो दोनों ने देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना स्टार्ट भी कर दिया था। आगे फिर इनकी विचारधारा की लड़ाई थी कि देखते हैं कौन सा गुट कितनी तक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरक्की कर पाएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि विचारधारा की भी थी। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक,
आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? मैंने बता दिया कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों स्तर को कौन सी व्यवस्था यानी कौन सी विचारधारा सबसे आगे ले जा सकता है? तो दो ही है, एक तो आपका पूंजीवाद है और एक आपका साम्यवाद है। मैंने पूंजीवाद बताया और आपका साम्यवाद बताया। अच्छा, पूंजीवाद और साम्यवाद का मैंने अर्थ शायद आपको नहीं बताया है कि पूंजीवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है, मतलब इनकी विचारधारा क्या करती है। देखिए, पूंजीवाद का मतलब है कि उस पर जो भी चीज़ का जो स्वामित्व होता है यानी अधिकार होता है वो निजी होता है। निजी यानी देखिए, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। तो देखिए, पूंजीवाद में क्या होता है, ज़्यादातर जोर व्यापार पर दिया जाता है, निजी व्यवस्था के ऊपर रहता है। यानी उनका सीधा लक्ष्य होता है कि समाज अगर ऊपर जाएगा तो वो केवल व्यापार से ऊपर जाएगा। ठीक है, आर्थिक तरक्की तभी होगी जब वो व्यापार करेंगे, चीज़ों पे अपनी स्वामित्व रखेंगे। कम्युनिज्म में ठीक इसका उल्टा है। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का मानना है कि आपका जो है, जो भी संपत्ति, जो भी आपका जो भी है, जो उसका पे अधिकार पूरे समुदाय और राज्य का होता है और उस पर जो भी कुछ करना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरक्की करना है, वो उसी के आधार पर करना है। इस कारण से चलिए आगे देखते हैं। यही थी विचारधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। मैंने बताया था कि ये दो भागों में बट गया था, एक था पूर्व, एक था पश्चिम। तो पश्चिम का जो पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवा कौन कर रहा था? अमेरिका। और पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन कर रहा था? आपका जो है सोवियत संघ। चलिए, तो और यह गुट उदारवाद, लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का हामी था। अच्छा, मैंने बताया था कि देखिए, ये एनसीईआरटी की किताब है और एनसीईआरटी के किताब को समझना आसान है, बिल्कुल आसान है। बस शर्तें हैं कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपके शब्दों पे पकड़ अच्छी है, तो आप आसानी से किसी भी किताब को समझ सकते हैं, किसी भी लाइन को समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का जो किताब है वो बहुत छोटे शब्दों में वो बड़ी बड़ी बातें कह देता है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये चैप्टर, अगर देखिए मैं बीच में थोड़ा ले रहा हूँ गैप, आपको समझना ही पड़ेगा कि ये किताब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और दो किताबें हैं वैसे राजनीति की क्लास 12 में। एक किताब है आपकी समकालीन विश्व राजनीति और एक किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसमें केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में राजनीति ने कैसे अपनी भूमिका निभाई, इसके बारे में हम स्वतंत्र भारत राजनीति पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 में आपने पढ़ लिया है कि संविधान क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है। चलिए आगे देखते हैं, हम टाइम नहीं लेंगे। देखिए, कोई भी विषय इतना इम्पोर्टेंट क्यों होगा और किस लिए उसको पढ़ा जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको क्लियरिटी समझ लेना है, बस उसको समझ लेना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। मतलब विचारधारा क्या थी, आपने इसकी विचारधारा के बारे में कक्षा 11 में पढ़ी है। यहाँ पर हम उस विचारधारा के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अब सीधा प्रश्न पूछ रहा है, अगला अगर टॉपिक आप देखिएगा सीधा बोल रहा है, किताब में अगर टॉपिक देखिएगा सीधा बोल रहा है शीत युद्ध क्या है। तो मैंने तो कई सारे इसकी परिभाषा दी है, लेकिन असल में क्या होना चाहिए, इसकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो इसको तो आप पहले पढ़िए, आप खुद पढ़िए। देखिए, अगर हर चीज़ अगर हम ही बता देंगे तो आप सोचेंगे नहीं, और सोचने की क्षमता को विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए, शीत युद्ध क्या है हम आपको समझाने वाले हैं नीचे, आप खुद पहचानिए कि शीत युद्ध क्या है। चलिए, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यानी समझ रहे हैं, समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अच्छा, यहाँ पर आप जो भी मैंने पीछे पढ़ाया था, जो भी मैंने आपका ये पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो भी पढ़ाया था वो इस चीज़ में यहाँ पर आप इसमें पढ़ने वाले हैं। किताब में आपकी सब कुछ दी गई है, बस आपको ढंग से रीडिंग करना है। चलिए, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक, 39 से 45 दिया गया है किताब में, वहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा विश्व युद्ध 39-45 की समाप्ति हो गई, यानी 39 में चला अब 45 में समाप्त हो गया। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई, यानी वही बात है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन कर रहा था?
तो अमेरिका कर रहा है, सोवियत संघ कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। अच्छा, मैंने ब्रिटेन नहीं लिखा था, ठीक है। तो अमेरिका कर रहा है, सोवियत संघ कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। 4 आपके सामने आ गए हैं। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा है? तो जर्मनी, इटली और जापान, जो मैंने लिखा भी था। दो थे। दूसरे विश्व युद्ध में कितने गुट थे? 2 गुट थे। पहला था आपका मित्र राष्ट्र, दूसरा था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कौन थे? तो आपको पता है, अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। धुरी राष्ट्र कौन है? इटली है, जर्मनी है और जापान है। चलिए, तो इन दोनों के बीच विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। एक चीज पॉइंट बोल दिया है कि विश्व के जो ताकतवर देश हैं वही शामिल थे इस युद्ध में। अब देखिए, यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 14-18 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध। अच्छा, पहला विश्व युद्ध मैंने पढ़ाया भी था, 14-18 यहाँ पर दिया भी गया है कि पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918। अगर बाई चांस, वैसे आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो आप वहाँ पर इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, पहला विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच हुआ। उसमें जो वो युद्ध तो विश्व को दहला दिया, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस यानी पहले विश्व युद्ध से कई ज़्यादा उसमें आपकी भारी हानि हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अच्छा, मैंने बताया था, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यानी 45 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। विश्व युद्ध समाप्त, 45 से ही शीत युद्ध शुरुआत, यानी शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। हम ये भी समझेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, तो हम आगे मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। अभी बस हमको इस शीत युद्ध के जो भी परिणाम हुए, उसमें जो भी घटनाएं हुई, उसको समझते हुए चलना है। चलिए देखिए, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसमें सिर्फ अगस्त दिया गया है, मैंने डेट भी लिखवा दिया है। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा। अगर अगस्त 1945 आता है तो 1945 अगस्त 45 लिखिएगा। अगर डेट भी अगर आ जाए कि हिरोशिमा पर कब गिरा तो आपको बताना पड़ेगा। परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिरा दिया? तो इसके बारे में 2 मत दिए गए हैं, आप नीचे पढ़िएगा, आप इसको समझते हुए चलिए। जापान पे जब बम गिरा तो जापान ने क्या कर दिया? घुटने टेक दिया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। यानी कहने का मतलब है, जो अमेरिकी आलोचक हैं वो कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं, अमेरिका के आलोचक जो हैं, कि जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने वाला था, फिर जापान पे बम गिराने की ज़रूरत क्या थी? उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगी कि बम क्यों गिराया गया। तो इसको समझिए अमेरिका की सोच क्या थी इसके पीछे। ये भी घटना की जाती है, मान लीजिए कैसे भी कर दी गई है, तो इसके पीछे पहले से ही कोई ना कोई सोच होती है। तो यहाँ पर अमेरिकी सोच क्या थी देखिए। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। यानी कहने का मतलब है, जो उनके मित्र जो लड़ रहे थे युद्ध, यानी जो मित्र जो युद्ध लड़ रहे थे, और सोवियत संघ किस इलाके में है? तो आपके वो एशिया के इलाके में, ये आप जानते हैं। और सोवियत संघ से सटा हुआ क्या है? तो पूर्वी यूरोप है, ये भी आप जानते हैं। तो ये बोल रहा है कि अमेरिका जो है वो सोवियत संघ को एशिया के जो भौगोलिक स्थिति का जो लाभ उठाने से रोकना चाहते थे। समझ रहे हैं इसको? यहाँ पे ये बोला गया है। तो वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था, और अमेरिका सोवियत संघ के सामने यानी जो अपने मित्र के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। ये भी वो बताना चाहता था। कौन? अमेरिका। अमेरिका का समर्थकों का तर्क था। अच्छा, आलोचकों का आपने तर्क समझ लिया, अब समर्थकों का तर्क समझिए वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका के जो समर्थक थे उनका कहना है युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। कहने का मतलब है कि युद्ध को जल्दी समाप्त कर दिया जाए, इसलिए परमाणु बम गिराया गया। समर्थक कह रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं कि अमेरिका सोवियत संघ को एशिया और पूर्वी यूरोप के जो आपके जो लाभ उठाने से रोकना था, इसलिए उसने बम गिरा दिया। उनका मानना ये है।
और जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, फिर भी बम क्यों गिराया गया? आप सोच समझ गए होंगे अमेरिका क्या किस सोच पर चलता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप आगे जब भी पढ़िएगा समझिएगा कि अमेरिका ही महाशक्ति क्यों है। अभी भी अगर आप देखिए तो अमेरिका ही महाशक्ति है। चीन महाशक्ति बनने की लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी भी महाशक्ति है। क्यों है इसके? तो वही चीज़ अभी से समझिए, वर्तमान की तुलना भूतकाल से कीजिए कि भूतकाल में ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसा है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति आज सफल है तो क्या डायरेक्ट सफल हो जाएगा? पीछे काफ़ी मेहनत की गई होगी, कुछ भी किया उसने, तो उस पीछे के जो समय का जो उसने क्या किया है, उसने उस समय में क्या किया, उससे बनकर वो आज उभरा है। इसको एकदम समझ लीजिएगा। चलिए, चाहे वो आप करिए या कोई भी करे, तक देखते हैं। युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने था अमेरिका पर राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम जगना जरूरी था। अच्छा, ये तो समझ में आ गया था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्ति का उदय हुआ। यानी जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो दो महाशक्ति वैश्विक राजनीति पर आए। अब वो महाशक्ति आपको पता है कौन है? दो ही महाशक्ति था, एक था आपका अमेरिका, एक था आपका सोवियत संघ। देखिए, जर्मनी और जापान हार चुके थे, यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। यानी जर्मनी जापान हार चुके हैं। जो यूरोप के जो देश हैं, शेष देश, यानी यूरोप एक बहुत देशों का समूह है, तो उसमें जो यूरोप के जो देश हैं वो विध्वंस की मार झेल रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है अभी। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। जब कोई देश खड़ा ही नहीं है और दो ही देश आपके जो ऊपर हैं, कौन है भैया? एक तो सोवियत संघ है और एक अमेरिका है, तो ये दोनों क्या बन गए? महाशक्ति बन गए। आगे देखिए, इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अच्छा, टॉपिक भी क्या था? शीत युद्ध क्या है? और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शीत युद्ध का कारण क्या बना। तो अमेरिका और सोवियत संघ का एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही क्या बना? शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? शीत युद्ध की जो सोच है कि ये शीत युद्ध क्यों है, तो देखिए, परमाणु बम से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और उससे जो विध्वंस होगा उसको सही कर पाना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। आप समझ लीजिए, अभी भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, जो परमाणु बम गिराया गया था, उसका असर अभी भी है। सोच के देखिए कितना टाइम बीत गया है। 45 में गिरा था, अभी चल रहा है 25। कितना साल बीत गया आपके हिसाब से? समझा दीजिए। आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 80 साल बीत गया है। देखिए, 45 और 55, 45-55 हो गया 2000, और 25 ये हो गया, तो 55 और 25 को जोड़िएगा तो 80 साल हो गया है। 80 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो घटना हुई थी, जो परमाणु बम गिराया गया था, उसका प्रभाव है। सोचिए कितना उसका जो है प्रभाव पड़ता है परमाणु बम का। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आप हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है, दोनों ही ताकतवर हैं। दोनों ही क्या हैं? ताकतवर हैं। आप दोनों एक दूसरे की शक्ति पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति है, उसने आपको देख रखा है कि आप 10 व्यक्तियों से लड़े और उन सबको आपने हराया है। आपने भी इसको देख रखा है कि इसने भी 9-10 व्यक्तियों को हराया है। तो आप दोनों ने अपनी शक्तियों को समझ लिया है कि भाई इसमें भी ताकत है और उसमें भी ताकत है। तो आप एक दूसरे से थोड़ा मतलब टकराव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आप एक दूसरे से लड़ना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं लड़ना पसंद करेंगे? तो आप दोनों को पता है अगर हम लड़ेंगे तो इससे हम दोनों को ही समान क्षति पहुंचेगी और उसको संभालने की क्षमता आप में नहीं रहेगी। इस कारण से यहाँ पर जो है शीत युद्ध में दोनों महाशक्ति आपस में टकराव किए, लेकिन युद्ध नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा।
क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप किताब से पढ़िए। प्लीज़ जो भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसको किताब से पढ़िए, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि भाई लिखा हुआ आएगा और मैं आपको पढ़ाते चला जाऊँगा। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको लिखवा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। आपके पास किताब है, मेरी रीडिंग को सुनिए, और किताब में अगर पेंसिल से लाइनिंग खींच सकते हैं तो पेंसिल से, हाइलाइटर से खींच सकते हैं तो हाइलाइटर से, उस पर आप वहाँ पर बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, एज अ टीचर मैं यही कह सकता हूँ। आगे देखते हैं। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि, मैं आराम से पढ़ता हूँ, उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी इतना परमाणु हथियार है या फिर इतना हथियार है कि अगर वो युद्ध करते हैं तो उन दोनों के युद्ध से जो विध्वंस होगा वो इतना भयानक होगा कि उनके पास फिर भी उतना हथियार बच जाएगा कि दूसरी बार वो लड़ सके। समझ रहे हैं? इतना विध्वंस करने के बावजूद भी इतना हथियार बचेगा कि वो फिर से एक युद्ध स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोच के देखिए, उन दोनों महाशक्तियों ने कितने सारे हथियारों को जमा कर लिया है। हम समझेंगे आगे कि उन्होंने क्या अपनी राजनीतिक पहलकदमी की। चलिए आगे देखते हैं। इसे अवरोध, यानी अवरोध का अर्थ यहाँ पर दिया गया है रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को ना रोक सकी। यानी समझिए, ये जो रोक और संतुलन है, रोक और संतुलन मतलब क्या होता है समझिए। रोक और संतुलन, इसी को अपरोध कहा गया है। अपरोध का रोक मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने जैसा उदाहरण दिया था, वही दो लड़के हैं, उनको पता है, तो मान लीजिए ये इधर से कुछ बोल रहा है और ये इधर से कुछ बोल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? अपने आप को रोक के रखेंगे और अपने आप में संतुलन बनाए रखेंगे कि हमें एक दूसरे को सिर्फ बहस करनी है, हमें एक दूसरे पे ऊपर हावी नहीं होना है। इसको ही अपरोध समझ लीजिए। अपने मन में जो आप उसने रोक रख रखी है, संतुलन बनाए रख रखा है, उसी को अपरोध कहते हैं। वही चीज़ है, अमेरिका और सोवियत संघ अपरोध को मानकर, यानी अपरोध को अपनाकर चल रहे हैं, रोक संतुलन को अपनाकर चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है। मैंने बता दिया है, दोनों के पास इतने हथियार हैं, दोनों के पास इतने हथियार हैं, वो इतनी क्षति एक दूसरे को पहुंचाएंगे कि उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद भी, यानी उनके बीच इतनी प्रतिद्वंद्विता हुई थी, फिर भी उन्होंने कोई युद्ध का मोल नहीं लिया, खतरा नहीं उठाया और उन्होंने अपरोध की स्थिति को बनाए रखा। लेकिन अपरोध की स्थिति में भी उनका जो आपसी टकराव है, यानी प्रतिद्वंद्विता है, वो नहीं रुका। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियों और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा की थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। और समझिए, स्थानीय देश एक दूसरे के उल्टे गुट में शामिल होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? स्थानीय देश जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत देशों में शामिल होंगे और इन देशों को भी युद्ध मोल नहीं लेना है। समझ रहे हैं? इन देशों को भी युद्ध मोल नहीं लेना है। और महाशक्ति तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो गुट में शामिल जो देश हैं उनको भी किसी भी सूरत में युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना है। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे देखिए, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से, यानी उन दोनों के वजह से क्या हो सकता है, महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक विरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए
विध्वंस साबित होगा। इन समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों के बीच संबंध है, यानी गुटों के बीच संबंध है और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो महाशक्ति के पास है। और महाशक्ति कितने हैं? 2 हैं। 2 महाशक्ति के पास अपने अपने गुट हैं, अपने अपने क्या हैं? गुट हैं। आप समझेंगे आगे कि क्या चल रहा है, रियलिटी में क्या चल रहा है, इसको समझ लेंगे उस टाइम पर क्या चल रहा था। तो दोनों महाशक्ति किसी भी सूरत में, और उनके जो गुट थे वो भी किसी भी सूरत में एक दूसरे से युद्ध का मोल नहीं लेना। टकराव हुए थे लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। यानी उस ऊपर की लाइन को दोबारा एक समझते हैं। ऊपर लाइन क्या बोला गया? यानी जो महाशक्तियों के जो गुट के जो देश थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो है जिम्मेदारी भरा बर्ताव करेंगे, यानी वो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाएंगे। उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो है जिम्मेवार रहें और अपने महाशक्ति देश के समर्थन में शामिल रहें। बस इतना ही उन अपेक्षा कर रहे हैं। कौन? महाशक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। और शीत युद्ध यानी वो जो युद्ध था वो ठंडा ही रहा, और शीत युद्ध ने जैसे तैसे उस युद्ध को, उस विध्वंसक युद्ध को संभाले रखा। कैसे संभाले रखा ये आप जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया है कि वो दोनों युद्ध करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर टॉपिक आ रहा है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ समझिए। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों से प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षा छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। निजी हित मतलब क्या? मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अब मुझसे ऊपर कोई ताकतवर है और मुझे पता है मेरा दुश्मन कौन है, तो मैं क्या करूँगा? अपना जुड़ाव उससे करूँगा ताकि वो क्या कर सके? उस व्यक्ति से मेरी सुरक्षा कर सके। तो जो छोटे छोटे गुट के जो देश थे उनको भी ये जो तरीका था महाशक्तियों से जुड़ना ये ठीक लगा। क्यों? क्योंकि कई सारे देश उस गुट में शामिल हो रहे थे। अगर ये अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो इनको भी या तो उधर जाना है या तो इधर जाना है। तो उन्होंने जो नज़दीकी जो उनके जो महाशक्ति देश थे उनसे वो जुड़ गए और अपनी सुरक्षा भी कर लिया। हम ये जानेंगे कि जो महाशक्ति हैं और जो इनके छोटे छोटे गुट के जो देश हैं वो महाशक्तियों के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि बिना फायदे के तो कुछ होता नहीं है। इसको समझ के चलना है। चलिए, इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। यानी मैंने बता दिया था स्थानीय प्रतिबंध भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप जानते होंगे शायद से नाटो, है ना? नाटो को जानते होंगे। नाटो में कितने देश हैं? तो कई सारे देश हैं। अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी 1949 में किया था। तो नाटो का जो सिद्धांत क्या है? अगर नाटो में जो भी देश शामिल है, अगर उन देशों में किसी पर भी हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य देश ये मानेंगे कि उन पर हमला हुआ है और वो सारे देश क्या करेंगे? जिस देश ने हमला किया उस पर क्या करेंगे? हमला बोलेंगे। ये नाटो की जो अपनी राजनीतिक वो है, नीति है विश्व राजनीति में। आगे देखते हैं। तो ये छोटे छोटे जो गुट वाले देश थे इनको क्या मिला? सुरक्षा का वादा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली, और उनको आर्थिक और हथियार दोनों तरह से मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। जैसे हमारा पड़ोसी देश कौन है? चीन है। और कौन है? पाकिस्तान है। और भी कई सारे देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है ना? ये सारे हमारे सीमा के इर्द गिर्द हैं। लेकिन जो होड़ ज़्यादा किससे हैं? यानी होड़ यानी हमारी अनबन सबसे ज़्यादा किससे है? तो आप सबको पता है हमारा सबसे जो कट्टर दुश्मन है वो आपका पाकिस्तान है। तो हमारी ज़्यादातर होड़ किससे रहती है? पाकिस्तान से रहती है। किस मामले को लेकर? तो शायद आपको पता ही होगा, कश्मीर मामले को लेकर। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक शायद मैंने कोई नोट्स नहीं लिखवाया है, आगे लिखवाया जाएगा। आगे देखते हैं, अभी लिखवाने वाला हूँ मैं, रुक जाइए। तो महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई। तो मैंने बता दिया था दुनिया 2 खेमों में बट गई थी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। क्यों बट गई थी? क्योंकि महाशक्ति जो है अपना प्रभाव यानी दबदबा कायम करना चाहती थी। आगे देखिए, यह विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सबसे पहले यूरोप में हुआ। दुनिया जो है 2 खेमों में बटा, इसका विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यूरोप में हुआ।
अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे के शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिम और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप लिया, पश्चिमी गठबंधन, और आपको समझ में आना चाहिए पश्चिमी गठबंधन यूरोप है। ये कौन है? यूरोप। पूर्वी मैंने समझाया था, पश्चिमी। पश्चिम का अगुवाई कौन है? अमेरिका। इसका कौन है? सोवियत संघ। मैं इसको यूएसएसआर बोलता हूँ। चलिए, ये यूएसएसआर है, सोवियत संघ यूएसएसआर है। तो पश्चिमी का अगुवाई अमेरिका है, और इन्होंने क्या किया इसको समझिए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अप्रैल 1949, इसको लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी मैं बात कर रहा था नाटो की, वही है ये संगठन, यानी नाटो। नाटो की स्थापना हुई। यानी जो पश्चिमी गठबंधन थे, उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, संगठन बना लिया, जिसका नाम क्या है? नाटो है। इसका नाम क्या है? नाटो है। अभी आप सबको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन शामिल होना चाह रहा है किस में? नाटो में। और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो इससे किसका नुकसान है? इससे रूस का नुकसान है। तो रूस ऐसा नहीं चाह रहा है कि भाई यूक्रेन जो है वो शामिल हो जाए किस में? नाटो में। क्यों? क्योंकि नाटो की जो आपको पता है, नाटो क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी भी देश ने नाटो के सदस्य देश पे हमला किया तो सभी देश हमला कर देंगे उस देश पे। इस कारण से तो रूस ऐसा नहीं चाह रहा है। तो अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी। पूछ लिया जाए प्रश्न में अगर, तो आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, देखिए एक संगठन बन गया। तो ये किसने बना लिया? पश्चिमी गठबंधन ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया। तो मिटा रहा हूँ मैं, अगर आपने उतार लिया हो तो उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं पूरा मिटा रहा हूँ। वीडियो लंबी है लेकिन आपको समझना तो है, इस कारण से आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो लंबी है। देखिए, पढ़ाई बैठ कर की जाती है, और सिर्फ पढ़ना नहीं, समझते हुए चलना है, सोचते हुए चलना है कि ये सर जो पढ़ा रहे हैं, या देखिए मुझसे पढ़िए या चाहे किसी से भी पढ़िए, आपको सोचना तो है ही है, सोचना तो है ही है। क्योंकि जो भी कुछ आपके जीवन में घटित होगा वो होगा राजनीति से, क्योंकि राजनीतिक फैसले ही आपके भविष्य को तय करते हैं। तो वर्तमान से सीखिए, वर्तमान कह रहा हूँ, इतिहास की राजनीति से सीखिए कि उस समय क्या हुआ, चीज़ें कैसे चलती हैं, घटित होती हैं। इससे आपके अंदर थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ उत्पन्न होगी, और जब समझ आएगी तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हो गई है। कब हुई है? 1949 में हुई है। तो जिसमें कितने देश शामिल थे? अच्छा, नाटो में कितने देश शामिल थे उस टाइम पर? 49 में कितने देश शामिल हो गए थे? तो 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। 12 सदस्य शामिल हो गए थे। 12 देश शामिल हो गए थे, मतलब समझ लीजिए 12 देश शामिल हो गए थे। इस संगठन ने घोषणा किया कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो वो क्या कर देंगे? वो मानेंगे कि हम पर सीधे नाटो के सभी देशों पे हमला हुआ है, और वो एक दूसरे के साथ हमला कर देंगे। तो नाटो में ये खास करके कही गई है कि सभी जो नाटो के सदस्य देश हैं वो एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन, इसी प्रकार क्या किया? तो जब पश्चिमी गठबंधन हो गया एक, तो पूर्वी गठबंधन भी कर लिया। तो पूर्वी इलाका किसके अंतर्गत आता है? यूएसएसआर, सोवियत संघ के। तो पूर्वी, अच्छा पूछ लिया जाए, अब कोई भी अगर देखिए, कभी भी आप किसी अपने दोस्त जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो आपसे सच में सवाल के बारे में या किसी टॉपिक पर कुछ विचार विमर्श करते हैं, तो आपको मौजूदा जानकारी और विचार से आपको उस पे गंभीरतापूर्ण से बहस करनी चाहिए।
इससे क्या होता है, विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान होता है और आपका भी नॉलेज बढ़ता है और साथ में उसका नॉलेज भी बढ़ता है। आपने कई सारे केसेस सुने होंगे जिसमें कई दोस्त जो होते हैं वो एक साथ टॉपर बन जाते हैं, होता है ये। अब आपको देखना है कि आपके दोस्त कैसे हैं। चलिए, तो 1949 में कौन सा वो संगठन बना था, तो नाटो संगठन बना था। नाटो, अच्छा नाटो का मतलब क्या है, तो ये आपको याद रखना, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे देखते हैं, इसके जवाब में पूर्वी गठबंधन ने क्या बना लिया, तो वारसा संधि कर लिया। क्या कर लिया, वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्वी गठबंधन किस नाम से जाना जाता है, तो वारसा संधि। कब बना भाई, इसकी स्थापना कब हुई, 1949 नाटो वारसा संधि की स्थापना 1955 क्यों किया, क्यों हुआ, ये वारसा संधि की स्थापना क्यों हुआ, तो पश्चिमी गठबंधन ने नाटो बनाया, इसलिए पूर्वी गठबंधन ने वारसा बनाया। चलिए, इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की, इसकी स्थापना 1955 में हुई, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, यानी समझ गए ना, मुकाबला करने के लिए वो बना था। यानी नाटो का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने क्या बना लिया, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने क्या बना लिया, वारसा संधि बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य आंकड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। यानी सोवियत संघ के जो सैनिक हैं वो पूर्वी यूरोप में थे और उन्होंने इस अपने दबदबे को बताया कि जो पूर्वी यूरोप है वो किसके अंदर है, यानी महाशक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके, यानी बताया गया है कि कुछ एक मामलों में महाशक्तियों ने अपना शक्ति का प्रयोग किया ताकि वो जो है इस गठबंधन में शामिल हो। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। देखिए 49 नाटो बन गया, 55 वारसा संधि बन गया, वारसा संधि हुई, नाटो की स्थापना 1949 में हो गई, वारसा संधि की स्थापना 55 में हो गई। तो अमेरिका ने देखिए अब फिर से एक चाल चली है, उसने क्या चला, तो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, अब इसको समझिए, कोई कहता है सीटो, कोई कहता है सेंटो, कोई कहता है नाटो, है ना, इन सब को समझना है ये क्या चल रहा है, ये क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, इन सब को समझना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, तो अमेरिका ने यहाँ पर तो इसका दबदबा है ही है, पश्चिमी यूरोप में इसका दबदबा है ही है, इसने एशिया में भी अपना दबदबा शामिल कायम करने के लिए सीटो बनाया और सेंटो बनाया। देखिए क्या है, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन, सीटो का मतलब क्या है, अगर सीटो का अगर पूछ लिया जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, सेंटो का मतलब क्या है, केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। और सीटो और सेंटो जब अमेरिका ने बना लिया तो इसके विरोध में साम्यवादी चीन ने, किसने, सोवियत संघ ने भी, साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र यानी उसी क्षेत्र में जो थे उसी क्षेत्र के देशों के साथ क्या किया, अपने संबंध अच्छे बनाए। ठीक है, उनके संबंध मजबूत किए ताकि अगर ये कुछ करते हैं तो इनका जवाब ये दे सके। आगे देखते हैं, शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, मसलन ब्रिटेन, औपनिवेशिक शासन यानी कोई देश जब दूसरे देश में शासन संभालने लग जाता है तो उसे औपनिवेशिक कह सकते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक यानी भारी मात्रा में देशों को कब्जा कर लिया था ब्रिटेन ने। आप सबको पता है हम लोग गुलाम थे, किसके गुलाम थे भाई, तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटेनी गुलाम थे। तो ब्रिटेन
और फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देश। तो हम किससे आज़ाद हुए थे, फ्रांस से कि ब्रिटेन से? ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। तो ब्रिटेन से आज़ाद हुए। तो अब देखिए शीत युद्ध का समयकालीन देख लीजिए, शीत युद्ध की शुरुआत देख लीजिए, अब गुटों में जो जुड़ने का समय क्या है। हम आज़ाद हुए 1947 में। 2 साल पहले दूसरा विश्व युद्ध, 2 साल पहले दूसरा विश्व युद्ध आपका क्या हुआ था? 2 साल पहले दूसरा विश्व युद्ध आपका ख़त्म हुआ था और हम आज़ाद हुए 47 में। और उसी टाइम पर महाशक्तियों ने क्या किया, देशों को एक दूसरे में शामिल करना स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत कर दिया था। इससे क्या हुआ, जो नव स्वतंत्र देश हैं, जैसे हम हो गए, नव स्वतंत्र देश हैं, उनके सामने क्या खतरा मंडराने लगा कि हम किस गुट में शामिल हों, हमारे सामने ये खतरा है। तो शायद आपने टॉपिक पढ़ा होगा 8 टॉपिक में कि 2 ध्रुवीयता को निरपेक्षता ने कैसे चुनौती दिया, ठीक है, और नेहरू जी ने यानी भारत ने निरपेक्ष आंदोलन में कैसे अपनी भूमिका निभाई। तो चलिए इसको आप समझते हैं। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इसी आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन,